नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आपके सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस की विज्ञान वर्ग के 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उसी के आगे हम लोग 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 76 देखेंगे। भारतीय वैज्ञानिक जिसने ये प्रतिपादित किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन आपका है वो नागार्जुन है, महर्षि कर्नाद है, सुश्रुत है, चड़क है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होगा वो महर्षि कर्नाद होगा, क्योंकि महर्षि कर्नाद ने क्या एक्सप्लेन करा था कि पदार्थ जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आयरन कार्बाइड, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, थर्ड ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड, थर्ड ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो कैल्शियम कार्बाइड होगा। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड का जो फार्मूला होता है वो केमिकल फार्मूला वो CaC2 होता है। जब ये जल से रिएक्शंस करता है यानी जल के साथ में क्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस फॉर्म करता है। एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस CaOH का होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज। तो ये जो आपका होता है ये आपका चूने का पानी कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवृत्ति वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, रासायनिक क्रियाशीलता। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक आपका क्या है, आधुनिक आवृत्ति वर्गीकरण का आधार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 क्वेश्चन जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaCl2 बीट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है आपका CaNO3 का होल ट्वाइज कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो CaCO3 होगा। एक्चुअली संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना होगा, चूना पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर, इसका जो सही आंसर आपको बताना होगा 1:8, 2:8, 2:1, 1:16 या 16। तो यहाँ पे जैसे इसका जो सही आंसर आपका होगा वो 1:8 होगा। एक्चुअली जो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो वाटर का वो आपका होता है H2O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का जो भार होगा वो 2 होगा। और यहाँ पे जैसे इसका हमें अनुपात निकालना है, ऑक्सीजन के भार जो होगा, एक ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है, तो 1 रेशियो यानी 8 आ जाएगा, 1:8। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 81। अब जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ के भी होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि विज्ञान वर्ग में जो सेकंड पेपर होगा वो आपका एक रीजनिंग के साथ साथ आपके 50 क्वेश्चंस मैथ और साइंस के भी होंगे। ठीक है। और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिलेंगे उसी में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके हम लोग मैथ के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसमें आपको पेन और कॉपी एक साथ लेकर बैठना होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। इस टाइप से आपको देखने से सही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करोगे तभी वो क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, आ पाएंगे, कर पाओगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 81 है, समुच्चय A, B, C, ये कोई एक सेट गिवन है और इस सेट में आपको ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। और एलिमेंट यहाँ पे अवयवों की संख्या जो है, एलिमेंट जो नंबर हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं आपके। जैसे यहाँ पे कोई एक सेट गिवन है A, B, C, तो इसमें जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट का जो नंबर है वो 3 है। ठीक है, 3 है। 3 का मीनिंग ये होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 है और इसमें आपको इस सेट में नंबर बताना है किसका, उपसमुच्चयों का। उपसमुच्चय का जो कुल संख्या होगी वो 2n होगी। 2n का मीनिंग ये होता है कि 2 यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 2 का मीनिंग 8 होगा। ठीक है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसके उपसमुच्चयों, किसी भी सेट में उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2n होती है। तो यहाँ पे 8 आंसर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनिवर्सल सेट एक आपको गिवन है, 82 क्वेश्चन आप लोग देखे हुए, और इसमें जो भी आंसर होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, इसमें 3 सेट आपके पास गिवन है, एक सेट आपका ए है, सेकंड सेट आपका बी है, और थर्ड सेट आपका सी है। इसमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी पहले कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद जो भी उसका जो सेट बन के आएगा ए इंटरसेक्शन बी का, उसके साथ में हम लोग सी के साथ में उसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन सी, वो सॉरी बी, ए इंटरसेक्शन बी के साथ में जो कॉमन एलिमेंट है आपका वो 4 है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन में हम लोगों को क्या देखना होता है कि जो जिन टू सेट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा होता है, तो उन दो सेटों के बीच में जो कॉमन नंबर होता है उसी को हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। फिर इसी इंटरसेक्शन जो सेट आपका आया है तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे सी के साथ में। तो यूनियन करेंगे सी के साथ में, तो सी में जो एलिमेंट है आपके है वो 9, 8, 10 है, तो यहाँ पे 4, 9, 10। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेट में एक कॉमन नंबर होता है, तो उसे वन टाइम राइट करते हैं, यानी किसी भी नंबर को आपको इस सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो 4, 9, 10, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 में क्या करना है कि एक सेट आपका ए गिवन है, सेकंड सेट आपका बी गिवन है, आपको ए स्क्वायर बी कैलकुलेट करना है, बी ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ए को 2 बार मल्टीप्लाई कराना होगा, फिर उसकी जो मल्टीप्लाई आएगी उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ए है, ए देख लीजिए, ए सेट आपको गिवन है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, ए को 2 बार राइट करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ए स्क्वायर की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 1 1, सॉरी यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 0 0 0 0, ये सेट लिखा बिल्कुल एज इट इज़। हम लोग इसी टाइप से इधर भी एक सेट लिखेंगे, और यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 0 1, और यहाँ पे तीनों आपकी इंटीज 0 है। तो हम लोगों को सेम सेट की क्या करनी होगी, प्रोडक्ट करानी होगी। अब जब हम लोग प्रोडक्ट करा रहे होंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल आपके जो इंट्रीज हैं ये आपकी रो कहलाते हैं, जो वर्टिकली जो आपकी इंट्रीज हैं ये आपकी कॉलम कहलाएंगे। तो यानी फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, उसकी फर्स्ट रो से सेकंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री देखना, फर्स्ट एंट्री के साथ में सेकंड एंट्री के साथ में, और थर्ड एंट्री के साथ में प्रोडक्ट होके उसे ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई जब 0 0 की कराओगे तो 0 आएगा, ठीक है, और फिर प्लस करना होगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे 0 आएगा, फिर प्लस करना होगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कराओगे तो इसमें भी आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 + 0 + 0 यानी 0 राइट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी आपका 1 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 0 की मल्टीप्लाई 0, 1 1 की मल्टीप्लाई 1 आएगी, और 0 0 की मल्टीप्लाई 0, यानी 0 + 1 + 0 यानी मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल एंट्रीज आर 0, देन इसका सभी 0 ही होगा। और यहाँ पे देखो 0 की मल्टीप्लाई जब इससे 0 से कराओगे तो ये भी पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे थर्ड वाले से तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 0 ही मिलेगा, ठीक है, और इसमें ऑल एंट्रीज 0 ही हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे ए स्क्वायर जो आपका आ जाएगा, ए स्क्वायर वो आपका आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ए स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई आपकी, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे ही आपका 1 है, बाकी सभी जगह 0 है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू के साथ में हम लोग क्या कराएंगे, बी की मल्टीप्लाई कराएंगे, बी मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे ए की ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे जो आ रहा था वो 0 0, यहाँ पे 1 था, बाकी सब 0 थे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे स्पेस नहीं था। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बी मैट्रिक्स यहाँ पे नोट करेंगे, बी मैट्रिक्स आपकी 0 0 0 1 0 0
और यहाँ पे 0 1 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल एज इट इज इसी टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी जो मल्टीप्लाई होके आएगी वो 0 1 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मल्टीप्लाई होके आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेज करेंगे, ए स्क्वायर बी की तो वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपका सिर्फ 0 यहीं पे है, यहीं पे आपका बना रहा है, बाकी सब 0 0 आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आगे वाले स्टेप में हम लोग नोट करेंगे इसी मैट्रिक्स को। तो क्योंकि हमें ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो हमें बी ए स्क्वायर बिल्कुल सिमिलरली करके आप इसी टाइप से करोगे। तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो मैट्रिक्स आपकी फॉर्म होके आएगी वो 0 0 1 वो सॉरी 0 आएगा, और 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये आया। अभी जो पहले जो मैट्रिक्स एक आई थी, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 आया था, बाकी सब जगह क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, बाकी सब जगह 0 आ रहा था। अब इसमें हम लोगों को ऐड करना है, क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये 0 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, ऐड कर देना। तो मुझे लगता है कि ए वाली मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म होके आ रही है, क्योंकि 0 0 यानी जो एंट्री यहाँ पे वही एंट्री इसमें ऐड होगा, ये इसमें एलिमेंट में ऐड होगा, ये थर्ड वाला इसमें। तो इसमें ये तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, आगे आपकी थर्ड कॉलम ही है 0 1। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 0, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये ए आ गया आपका, ये जैसी ऑप्शन हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करने का तरीका 83 की तरह है। तो इसका जो पहले वाले का जो आंसर था वो ये वाला था। ठीक है, और इसमें भी बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, और यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, और यहाँ पर भी हम लोग करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, अब 4 5 जा 20 माइनस 4 3 जा 4 5 जा 20, अब 3 1 जा 3। ठीक है, फिर इधर साइड हम लोग करेंगे 4 2 जा 8, और इधर साइड से 1। ठीक है, फिर आपका आएगा, ठीक है, 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 -1, और ये 17, और इधर साइड से आपका माइनस का 7। तो लैम्डा देखो कंपेयर कराएंगे इस वाले से, क्योंकि इसके आगे जो लिखा हुआ है वो -1 17 और लैम्डा। तो आपको लग रहा होगा ये 1 से 1 यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे -1, तो इधर साइड भी -1। तो इक्वल मैट्रिक्स तभी हो पाएंगे जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी -7 हो। ठीक है, -7 होगी तभी ये 2 मैट्रिक्स आपकी इक्वल होंगी, यानी उनकी एंट्रीज भी सेम हो। एंट्रीज भी सेम होंगी तभी वो आपस में जो मैट्रिक्स होंगी वो आपकी इक्वल होंगी, अदरवाइज वो इक्वल नहीं कहलाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 85। इसका जो सही आंसर आपका आ रहा है वो आपका है -7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 है। 85 में क्या करना है कि लॉग 6 216 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये करना है। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ये आपको बताना है। आंसर चेक करिए, कैलकुलेट करिए, और अपना आंसर जो भी आए वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर आपका कैलकुलेशन इसकी इस टाइप से होगी कि इसको 216 को आप राइट कर लोगे 6 की पावर 3, और रूट ये जो रूट 6 है आपका ये इसमें मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ ध्यान रखना, log 6, और यहाँ पे 6 की पावर 3 यानी मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती हैं। ये 1/2 इसका मीनिंग 1/2 होता है। तो ये 1/2 यहाँ पे 6 की पावर 1/2 ना राइट करके हम लोग यहाँ पे प्लस में राइट कर ले रहे हैं। तो log 6 और यहाँ पे 6 और 3 बन जैसे 7/2। अब यहाँ पे जो पावर होगी वो आगे आ जाती है, पावर आगे आके आपका जो log 6 है
और यहाँ पे भी 6 है, बेस भी अगर 6 हो और यहाँ पे वैल्यू भी 6 हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 7/2 इसका आंसर होगा। 7/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 86 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 86 में क्या करना है, 86 क्वेश्चंस आप सभी लोग देखेंगे और इसका जो सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले, फिर उसको जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो सलूशन होगा वो किस टाइप से सॉल्व करोगे आप लोग। तो यहाँ पे 81 आ रहा है। हम लोग इतना तो आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी आपने लॉग की रीड की होगी कि डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ रीड की गई हो उसको लॉग को ऊपर ले जाते हैं तो उसके जो वैल्यू और बेस होती है वो आपस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर लिख लिया जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे 27 है। इसमें भी आप इसी टाइप से राइट करोगे log 3 की पावर 2 और 6 की पावर 2। ठीक है, एक प्लस 3 और यहाँ पे 4 log और यहाँ पे 9 नीचे आ जाएगा और ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा। ये प्रॉपर्टी इसमें सेम यूज हुई और इसमें हम लोगों ने पावर की फॉर्म में राइट कर लिया। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि log अगर बेस की पावर भी कुछ हो और यहाँ पर भी कुछ हो, ए की पावर वैल्यू भी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पावर आ रही होती है ये आगे राइट कर ली जाती है b/n और यहाँ पे जो होता है वो log m राइट करके और यहाँ बेस m और a आ जाता है। तो इसी टाइप से इसमें भी यूज होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे 81 log 3 की पावर बेस 3 5 और प्लस 27 और ये आगे आ जाएगा और 2/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा log बेस 3 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 की पावर 4 log 9 7। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पे जो 81 लिखा हुआ है इसको हम लोग राइट कर लेंगे 3 की पावर 4, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। और यहाँ पे log 3 की पावर 3 और बेस 3 और 5 प्लस 27 को हम लोग राइट करेंगे 3 की पावर 3 log बेस 3 और 6 प्लस ये जो पावर होगी वो उधर साइड ऊपर पहुंच जाएगी log बेस 3 और इसकी भी यहाँ पे राइट कर लेंगे 3 और ये पावर आपकी 7 की पावर 1 होगी। तो ये चीज़ आगे पहुंच जाएगी, यहाँ पे जो आपकी जो पावर होगी वो यहाँ पे राइट कर ली जाएगी। ठीक है, और बाकी ये जो होगा ये तो आगे आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगी। ये तो आपका 7 की पावर 4 बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो होगा ये जो है ये जो 4 है वो 5 की पावर में राइट कर लिया जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ जाती है तो ये पावर फिर से ऊपर 5 की पावर में राइट कर लेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है मैंने आपको बताया कि अगर 3 की पावर log हो और यहाँ पे बेस अगर सेम हो और इसका जो log का बेस सेम हो, ठीक है, तो वो आपका 1 हो जाता है और उसको जो पावर बचती है इसकी वैल्यू बचती है सिर्फ। तो 5 की पावर 4 प्लस और यहाँ पे 6 की पावर 3, ये 6 लिखा हुआ है नीचे राइट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 6 की पावर 3, ये चीज़ ध्यान रखना। और प्लस और यहाँ पे आपका आ जाता है 7 की पावर 4, 7 की पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसी नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर ले रहा हूँ। तो उसका जो 5 की पावर जो आपका 4 था उसकी जो वैल्यू आपकी आएगी 625 और प्लस 6 की पावर 3 का मीनिंग 216 और प्लस 49। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 190 आएगी। तो इसका जो सही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4th 890। ठीक है, 87 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y² = 4x
और बिंदु 5,10 पर स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताना होगा कि परवलय आपका गिवन है, परवलय आपका है y² = 4x कि बिंदु 5,10 पर स्पर्शी रेखा अवलंब का समीकरण क्या होगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे परवलय आपको गिवन है y² = 4x, ये परवलय गिवन है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 4a की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे y² 4ax होता है ना, उससे हम लोग क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ पे 4a की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 4a की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आपने एक स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो आपने देखा होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो आपने रीड की होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण कि y1 = 2ax + x1। तो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट आपको 5,10 है, तो x1 की पॉइंट हो जाएगा 10, y1 का पॉइंट हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5y, ठीक है, 5y = 2a यानी 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू 10 यूज होगी और यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 यूज होगा और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 10y और = 2x + 5 × 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आपकी आएगी वो आ जाएगी, देखो 2x, ठीक है, -10y और -10y और यहाँ पे -10y प्लस का 10 और = 0, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा x - 5y और प्लस का 5 = 0। ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप क्या यूज करोगे कि हमारी जो इक्वेशन आई थी वो स्पर्श रेखा की आई थी x - 5y, ठीक है, x - 5y + 5 = 0 आई थी उस टाइम, ठीक है। तो हमें इसका लंब समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो लंब समीकरण क्या हो जाएगा इसका, लंब समीकरण आपकी हो जाएगी लंब का समीकरण, ठीक है। लंब का समीकरण हो जाएगा, लंब का समीकरण आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो y होता है, ठीक है, वो y x की टर्म में 5x राइट कर लिया जाता है और यहाँ पे जो साइन होता है, यहाँ पे जिसका माइनस आ जाता है, माइनस का साइन आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे जो इसका जो गुणांक होता है वो यहाँ पे यूज हो जाता है बाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता है प्लस का के, यहाँ पे कांस्टेंट आता है क्योंकि ये चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये लंब रेखा का समीकरण है, ठीक है। लंब रेखा का जो समीकरण आपका होगा वो 5x - y + k = 0। तो ये किस पॉइंट से पास हो रही है, वो 5,10 से पास हो रही है। तो 5,10 यहाँ पे यूज करेंगे। 5,10 यूज करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है माइनस का और यहाँ पे 10 है और 10 यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये साइन हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, तो प्लस का 10 और प्लस का k और = 0। तो यहाँ पे 5 × 5 = 25 + 10 और प्लस k = 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आएगी वो -35 आ जाएगी। -35 जो वैल्यू आएगी वो इसी में हम लोग पुटअप करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी इस वाली लंब रेखा में 5x + y और -35, तो -35 = 0। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका 5x + y, ठीक है, -35 और 5x - 5y + 5 = 0। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा,
ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अंडरस्टैंड, ए। नेक्स्ट है आपका 88 क्वेश्चंस। देखो ये इस वाले क्वेश्चंस को जो 87 जो क्वेश्चंस था वो आप उससे भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करके इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे और dy/dx के, ठीक है, उससे और आसानी से हो जाता है। बट ये ज्योमेट्री में हम लोगों ने रीड किया था, उससे हमने बताया था आपको। अब इसमें जैसे ये है कि परवलय का समीकरण जिसकी नाभि आपकी जो फोकस है वो 2,0 है, 2,0, और यहाँ पे जो नियता है वो आपकी x = -2 है। आपको क्या बताना है कि यहाँ पे ये इसका कौन सा परवलय होगा, उस परवलय की समीकरण ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है वो चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे परवलय है, ये परवलय आपका जो नाभि है, ये नाभि कौन से एक्सिस पे होगी ये भी तो ध्यान रखना होगा। ये आपकी जो एक्सिस होगी, ठीक है, ये नाभि और ये परवलय होगा, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे ये कोई परवलय होगा और इसकी जो नाभि होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, और नाभि की जो पॉइंट है वो 2,0 है, यानी ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी जो एक्सिस होगी वो इससे टच होती हुई जा रही होगी और ये इसकी नीता होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी ये नीता होगी। तो नीता से यानी उसकी एक्स अक्ष से जितनी डिस्टेंस पे उसकी नाभि होती है उस अक्ष से उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी नियता होती है, डायस्ट्रिक होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसकी डायस्ट्रिक जो पॉइंट हो जाएंगे -2,0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशंस बनेगी वो x = -2 बन जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मूवेबल कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मूवेबल पॉइंट अगर सपोज करो आपने P लिया और उस P पॉइंट के हमने जो कोऑर्डिनेट है वो x, y एज्यूम कर लिए और इस एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको मीट करेंगे इस टाइप से, और इस टाइप से हम लोग इस पॉइंट पे मीट कराएंगे। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये ध्यान रखना, ये एस पॉइंट होता है, नाभि को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस नेता से, यानी नेता तक की जो डिस्टेंस होते हैं, और ये आपने एक डेफिनेशन रीड की होगी, ठीक है। पी एस = परवलय की इक्वेशन होती है PS = PM, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपने लिया वो M होगा। तो PM ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो उस इक्वेशंस की जो आपकी इसकी जो नेता की इक्वेशन होगी, क्योंकि x = -2 होगा ना, x = -2 ये नेता की इक्वेशंस हो जाएगी। नेता की इक्वेशंस होगी तो इसको x को -2 को उधर साइड ले जाओगे तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट नीचे इसका मैग्नीट्यूड राइट किया जाएगा कि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और +2 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी, बाई का टर्म होता है x + y में तभी वो आता है। तो यहाँ पे ये 0 है बाई वाला टर्म, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x + 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और PS कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे भी पॉइंट दिया हुआ है, इधर साइड भी पॉइंट दिया हुआ है, तो वो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज होगा, x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, फिर बाई -0 का होल स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर राइट कर लिया जाएगा, ठीक है, बाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इधर साइड स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा करो कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या आएगा, जैसे इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व करोगे x² और प्लस का 4 और माइनस का 4, 2 जो 4x और प्लस का y², ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे तो x², पहले हम लोग सही से रफ कर लेते हैं। ये चीज़ इक्वेशन को ध्यान रखना, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, स्टेप इसलिए कहता हूँ कि साथ साथ में सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा था कि x², ठीक है, और प्लस का 4 और माइनस का 2 2 जा 4x आ रहा था, और इधर साइड y² आ रहा था, और इक्वल टू x + 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x² + 4 -4x + y, ठीक है, और इक्वल टू x, इधर भी स्क्वायर करोगे तो x² + 4 और प्लस का 4x।
तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 से 4 कैंसिल होगा, और ये जो बाई स्क्वायर है, ठीक है, ये बाई स्क्वायर आ रहा है, और ये बाई स्क्वायर और 4x उधर साइड जाएगा तो 8x राइट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे परवलय की जो इक्वेशंस होगी वो आपकी बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x होगी। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 है। 89 में क्या करना है कि आपको एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करना है। क्या करना है? राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल आपका होगा वो 90 डिग्री आपको बी एंगल पे करना है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है। ए बी की डिस्टेंस आपकी 3 है, बी सी की जो डिस्टेंस है आपकी वो आपकी है 4, ठीक है। और इसमें आपको हाइपोटेनस देखना है, क्योंकि आपको कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस सी जो होता है ये एंगल है, और इस एंगल की अपोजिट जो आपका साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। वैसे कॉस सी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो आपको गिवन नहीं, तो पाइथागोरस की थ्योरम्स की वजह से हम लोग हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाइपोटेनस आपका AC कैसे कैलकुलेट होगा? AC कैलकुलेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे बेस तो आपको मालूम है 4 है, और यहाँ पे हाइपोटेनस आपका आ गया 5, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करना है? इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी नॉर्मल ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका? और ये आपको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मीनिंग सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी आपने लर्न कर रखी होगी। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको अगर हम लोग राइट करें तो कॉस स्क्वायर थीटा राइट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइड्रा का लार्वा। क्या? हाइड्रा का जो लार्वा होता है वो आपका ऑप्शन है आपका हाइड्रोला, रेहैबिलिटिफॉर्म, ट्रोकोफोर, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपका है हाइड्रोला, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें क्या है कि हमारा जो चैनल है ये 11 वर्षों के हल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर्स PDF के साथ में 49 रुपीज़ में, इतने कम प्राइस में ऑनलाइन पेमेंट जिसके लिए करना पड़ेगा, जिस बच्चों के लिए अगर ज़रूरत है वो PDF यहाँ से गेन कर सकता है। और पेटीएम के लिए पेटीएम, गूगल पे या इस टाइप से अमेजोन पे नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजें, तब उसको PDF अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेजी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया परजीवी यकृत की कोशिकाओं को हानि पहुँचाता है। एरोथ्रोसाइटिक चक्र के समय, एरोथ्रोसाइटिक चक्र के बाद, एरोथ्रोसाइटिक चक्र के पहले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा 92 का, वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एथ्रोसाइटिक चक्र के पहले, एक्रोसाइटिक चक्र से पहले, ये दिस इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। मलेरिया परजीवी यकृत की कोशिकाओं को हानि पहुंचाता है एथ्रोसाइटिक चक्र के पहले। नेक्स्ट है आपका 93 में क्या है कि तंत्र का उद्भव होता है। तंत्र का जो उद्भव होता है वो मंद अंतः त्वचा से होता है, अंतः त्वचा से होता है या बाह्य त्वचा से होता है। तो तंत्र का जो उद्भव होता है वो आपका होता है बाह्य त्वचा से। किससे होता है? बाह्य त्वचा से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सकैरिस अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है केवल मनुष्य में, मनुष्य व भेड़ में, मनुष्य व मच्छर में, मनुष्य व गाय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो एक्सकैरिस अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है वो केवल मनुष्य में होता है। ऐसा किस में होता है? मनुष्य में, केवल मनुष्य में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थायरोक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है वो आपका एड्रिनल ग्रंथि से होता है, पैराथायराइड से होता है या पीयूष ग्रंथि से होता है, थायराइड से होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है जैसे थायरोक्सिन, तो ये थायरोक्सिन जो होता है वो आपका कौन सी ग्रंथि से होता है? वो आता है आपका थायराइड ग्रंथि से। किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से,
थायराइड ग्रंथि से सिर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 है। 96 में क्या करना है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताना है आपको। इसमें सर्वाधिक जो मात्रा में तत्व पाया जाता है वो कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन जो होता है वो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम पाया जाने वाला एंजाइम वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है या प्रोटीएज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है या सेल्यूलेज एंजाइम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो जल्दी से जल्दी राइट करके दिखाओ अपने कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो 97 है, 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। गुणसूत्रों की जो खोज है वो आपकी देखो स्ट्रॉसबर्ग ने सबसे पहले क्या किया था, इसके बारे में एक्सप्लेन करा था। यानी गुणसूत्र के नाम तो बॉल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन कई साइंटिस्टों ने गुणसूत्र के बारे में व्याख्या की है, अलग अलग के नाम किसी और ने दिया। स्ट्रॉसबर्ग ने इसके बारे में व्याख्या की थी, लेकिन उनका नाम यहाँ पे गिवन नहीं है। ने हॉफमिस्टर, जब नाम गिवन नहीं हो तो आप हॉफमिस्टर बताना, हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र की खोज की थी, ठीक है। नहीं तो वरना हॉसबर्गर आएगा तो हॉसबर्गर पे लगाना है, ठीक। अगर बॉल्डेयर किसने दिया तो बॉल्डेयर ने दिया है, ठीक है। बॉल्डेयर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीटाहारी पौधा है कस्कुटा, ड्रोसेरा, स्ट्रगा, इनमें से कोई नहीं। तो कीटाहारी जो पौधा है वो आपका कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। कीटाहारी पौधा, तो कीटाहारी जो पौधे होते हैं वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे ड्रोसेरा है जो कीट को खाता है, ठीक है। कीटाहारी होते हैं ये, तो यहाँ पे ड्रोसेरा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, माइकोप्लाज्मा प्रतिरोधी नहीं है। माइकोप्लाज्मा प्रतिरोधी नहीं है पेनिसिलिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा पेनिसिलिन के लिए, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए सब बच्चों को अपने शाम 8 o'clock पे विज्ञान की हर 25 क्वेश्चंस की डेली रेगुलर सीरीज चला करेगी। तो सभी लोग अपने टाइम पे जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।